स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड। यानी कि जो ब्लड है वो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इससे पहले हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया था और आज टर्म किसकी है? ब्लड की। तो ब्लड से पहले एक बार छोटा सा टॉपिक ब्लड वेसल्स में से ही बचता है। जो ब्लड वेसल्स की जो तीसरी टाइप थी कैपिलरीज, एक बार उसको हम डिस्कस करके फिर टॉपिक पे आते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? तो पहले एक बार ब्लड कैपिलरीज करो ऐसे, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। देखो ये तीसरी कैटेगरी थी, यानी कि ये एक मान लीजिए आर्टरी है और ये वेन है। मैं ये क्या बता रहा हूं? वेन। और ये क्या है? आर्टरी। इस आर्टरी की ब्रांच यहां पर हो जाती है, ये आर्टरी की ब्रांच हो गई, तो आर्टरी की ब्रांच को आर्ट्रियोल कहेंगे। आर्ट्रियोल, आर्टरी की ब्रांच को क्या कहने लग रहे हैं? आर्ट्रियोल। उसी तरीके से ये जो वेन है, इस वेन की ब्रांच को भी हम वेन्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। तो आर्टरी की ब्रांच को आर्ट्रियोल और वेन की ब्रांच को वेन्यूल। अब ये आगे चल के ये भी और ब्रांचेस के अंदर बट जाती है, पतली और ब्रांचेस के अंदर, और वेन्यूल्स भी और पतली ब्रांचेस के अंदर ऐसे बट जाती है। आप इसमें देख लीजिए, ये बट गई ऐसे, ठीक है। तो वेन्यूल्स और जो आर्ट्रियोल्स थी उनकी और ज्यादा ब्रांचेज बनी है, और फिर ये और ज्यादा ब्रांचेज आगे चल के ऐसे ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी और एक नेटवर्क बना देंगी। क्या बन जाएगा? एक जाल सा बन जाएगा ऐसे, ये जाल सा, ये बन गया भाई, ये जाल सा। इसको थोड़ा सा ये जाल सा बन जाएगा ऐसे, ये नेटवर्क। ये बहुत सारा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, लेकिन हमने थोड़ा सा ये अभी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं बनाई, फिर थोड़ी सी बात समझ में नहीं आएगी। अब ये जो ब्रांचेज है ये वाली, इसको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। अब आप बताओ, जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरी की ब्रांच है या वेन की ब्रांच है? इस फोटो को देखने से पता लग रहा है जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरी की भी ब्रांच है और जो वेन की भी ब्रांच, वेन्यूल्स और उनकी भी जो ब्रांच है वो क्या है? कैपिलरीज। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये किस किस की ब्रांच होगी? लिखूं, दीज आर द फाइन ब्रांचेज ऑफ, ये बहुत पतली पतली ब्रांचेज हैं। दीज आर द फाइन ब्रांचेज ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन की ये पतली ब्रांचेज हैं, वे आपस में जुड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ये जाल सा बन गया यहाँ पर, विच एसोसिएट या कंबाइन लिख लो, विच एसोसिएट या कंबाइन टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, ये आपस में जुड़ के कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। और ये इधर से इसकी कैपिलरी, उधर से इसकी कैपिलरी आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देते हैं, और वो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है वो जाल बन जाता है। वहीं पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होगा, एट विच एक्सचेंज ऑफ ब्लड, एक्सचेंज ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। बिना किसी मिक्सिंग के ब्लड क्या हो जाता है? एक्सचेंज। एक बार फिर देखिए, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फाइन ब्रांचेज हैं, किसकी? आर्टरी की और वेन की। आर्टरी ये इधर से ये ब्रांच होती है, यहाँ तक गई तो ये आर्टरी, और फिर इधर से ये वेन है, इसकी ब्रांच होती हुई तो
तो जो ये कैपिलरी है, ये वाली जो कैपिलरी है, ये दोनों की ब्रांच है, आर्टरी की भी और वेन की, लेकिन कैसी ब्रांच है, फाइन ब्रांचेज, और ये आपस में से जुड़ जाते हैं। जैसे ये एक हाथ की उंगली है, ये दूसरे हाथ की उंगली है, ये मान लीजिए आर्टरी है, ये मान लीजिए वेन है, और ये इसकी ब्रांचेज है, ये इसकी, तो ये आपस में ऐसे जुड़ के और एक नेटवर्क बना देती हैं ऐसे ऐसे। तो उस नेटवर्क के ऊपर ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। यानी कि देखो, मान लीजिए यहाँ ये प्योर ब्लड, कैसा प्योर, ये यहाँ जाते 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 कैपिलरीज में जाते जाते यहाँ तक, अब क्या, यहाँ तक ये ब्लड जाते जाते क्या हो गया, इम्प्योर। कैपिलरीज के लास्ट एंड तक जाते जाते इम्प्योर का मतलब है उसकी सारी ऑक्सीजन टिश्यू ने ले ली। अब इस इम्प्योर ब्लड को कौन रिसीव करेगा, कैपिलरीज ऑफ वेन। अब यहाँ से वो रिसीव करके, यानी कि जो कैपिलरीज ऑफ वेन है वो रिसीव करके वेन्यूल्स में ले जाएंगी, और फिर वेन्यूल्स आपस में जुड़ के उसको वेन के अंदर लेके जाएगा। अब मान लीजिए मैं ये समझाऊं कि ये हार्ट है, समझो ये क्या है, हार्ट। अब हार्ट से प्योर ब्लड गया, हार्ट से किसके अंदर गया, प्योर ब्लड, आर्टरी के अंदर गया प्योर ब्लड। हार्ट ने प्योर ब्लड सप्लाई किया और आर्टरी को, और आर्टरी ने धीरे धीरे उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन थी, अब ये देखो, ये जो बीच में स्पेस है ना, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर ये क्या है, सेल, इधर भी ये क्या है, सेल है, यानी कि टिश्यू। और इस सेल या टिश्यू के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये सेल के बाहर, सेल के बाहर ये फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि बहुत सारी सेल्स है तो टिश्यू हो गया, और उनके बाहर एक फ्लूइड है उसको हम टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, या जो सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। यानी कि टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर हो, यानी कि टिश्यू वाला फ्लूइड। अब ये देखो, हार्ट ने जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो किसको दे दिया, आर्टरी को। अब आर्टरी ऑक्सीजन लेके ब्लड के अंदर चली, अब वो ऑक्सीजन किस में रिलीज होगी, अब बताओ ऑक्सीजन किस में रिलीज होगी, वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अब टिश्यू फ्लूइड से किसके अंदर चली जाएगी, वो सेल के अंदर। पहले प्योर ब्लड कहाँ से आया, हार्ट से, ठीक है, फिर हार्ट से कहाँ चला गया, वो आर्टरी के अंदर। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी के अंदर जाने लग रहा है। अब आर्टरी में जाते जाते जब आर्टरी की से वो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स, उस ब्लड में जो ऑक्सीजन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस में रिलीज हो जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में। ये वाला जो फ्लूइड है सेल के बाहर उसमें रिलीज हो जाएंगे, और फिर टिश्यू फ्लूइड से उस ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को कौन ले लेंगी, सेल्स। अब सेल ऑक्सीजन लेती रहेंगी लेती रहेंगी लेती रहेंगी, और धीरे धीरे उस जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड था उसकी ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। एट लास्ट यहाँ पर कैपिलरीज के पास जब ये ब्लड आता है तो धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है। अब वो प्योर ब्लड नहीं रहा, अब वो इम्प्योर ब्लड हो गया। फिर इम्प्योर ब्लड को कौन ले लेगी, कैपिलरीज, लेकिन किसकी कैपिलरी, वेन की, और उसको लेके उस इम्प्योर ब्लड को, यानी कि जो कैपिलरीज ऑफ वेन है वो इम्प्योर ब्लड लेंगी, ठीक है, और जो कैपिलरीज ऑफ आर्टरी हैं उनसे लेंगी। अब लेके वो धीरे धीरे किसके पास पहुंचा देंगी, वेन के पास, और फिर उसको वेन फिर इकट्ठा करके और फिर उस इम्प्योर ब्लड को किसके पास भेज देंगी, हार्ट के पास। इम्प्योर ब्लड को फिर इकट्ठा किया वेन और उसकी कैपिलरीज और उसकी ब्रांच ने, और किसके पास भेज दिया, हार्ट। अब ये इम्प्योर ब्लड, खैर अब ये किसके पास जाएगा, लंग्स के पास, और फिर कैसा हो जाएगा, प्योर, और फिर प्योर ब्लड को फिर आर्टरी से फिर टिश्यू के पास भेजा जाएगा, फिर इसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, फिर इसकी कैपिलरी और जो वेन वगैरह हैं वो इकट्ठा करके फिर इस इम्प्योर ब्लड को फिर हार्ट के पास। वो तो हम खैर मैकेनिज्म में करेंगे, पर यहाँ पर हम जो समझाने की बात जो बता रहे हैं वो क्या है,
कि यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं होता। आप देखो आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड था, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती चली गई और कैपिलरी तक के लास्ट एंड तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो इम्प्योर ब्लड हो गया। तो उस इम्प्योर ब्लड को जो कैपिलरीज ऑफ वेन है उसने रिसीव किया और फिर वेन के पास पहुंचा दिया। तो जो ये जाल बनता है यहाँ पर दोनों कैपिलरीज आर्टरी और वेन की, वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड में मदद करता है, ना कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड में। आपने यहाँ देखा ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लड एक्सचेंज हो रहा है। आर्टरी का जो प्योर ब्लड धीरे धीरे इम्प्योर में होता चला गया। अब वो इम्प्योर ब्लड किसकी कैपिलरीज ने ले लिया? वेन की कैपिलरीज ने, यानी कि आर्टरी की कैपिलरीज से इम्प्योर ब्लड वेन की कैपिलरी में एक्सचेंज हुआ, ना कि वो दोनों प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हुआ। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है, जो हमारी सेल है या जो हमारा टिश्यू है वो डायरेक्ट ना तो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं और ना ही वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो इनडायरेक्ट लेंगे। क्योंकि पहले आर्टरी से या ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। और फिर टिश्यू फ्लूइड से किसके अंदर आएंगे? सेल के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं लिया, ब्लड से किसने लिया? टिश्यू फ्लूइड ने, और फिर टिश्यू फ्लूइड ने सेल को दिया है। ऐसे ही CO2 का है। अब ये जो सेल है ये क्या रिलीज करेगी? CO2। ये सेल क्या रिलीज करेगी? CO2। लेकिन ये किस में रिलीज करेगी? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। और फिर ये टिश्यू फ्लूइड इस CO2 को किसको देगा? इस कैपिलरीज को, यानी कि वेन की कैपिलरीज को। तो आपने देखा टिश्यू फ्लूइड पहले तो आर्टरी से अच्छी चीजें लेता है, फिर वो सेल को देता है। तो सेल डायरेक्ट नहीं ले रही है ब्लड से, सेल किससे ले रही है? टिश्यू फ्लूइड से। और टिश्यू फ्लूइड किससे ले रहा है? आर्टरी से। ठीक है, अब दूसरी बात, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है, जब CO2 निकलती है, तो CO2 सेल पहले किसको देती है? सेल पहले टिश्यू फ्लूइड को देगी, फिर वो टिश्यू फ्लूइड वेन या उसकी कैपिलरीज को देगा। यानी कि वेन या कैपिलरी डायरेक्ट CO2 नहीं ले रही है सेल से। वेन या कैपिलरी, जो वेन की कैपिलरी है वो CO2 को किससे लेने लग रही है? टिश्यू फ्लूइड से। और टिश्यू फ्लूइड किससे लेने लग रहा है? सेल से। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये जो सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये मिडलमैन की भूमिका निभाता है। अच्छी चीजें ब्लड से लेगा, फिर बाद में सेल को देगा, और वेस्ट चीजें, खराब चीजें सेल से लेगा और फिर वापस ब्लड को देगा। तो ये मिडलमैन की जो भूमिका है, ये ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये हमारी क्या है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आपने देखा ये फाइन ब्रांचेज है। किसकी फाइन ब्रांचेज है? आर्टरी की भी और वेन की। और ये आपस में जुड़ के एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। वो कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज ऑफ ब्लड में मदद करता है, ना कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड के अंदर। तो ये हमारा जो छोटा सा टॉपिक जो बचा था ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स हमने 3 तरीके की बताई थी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो आर्टरी और वेन तो पिछले वाले लेक्चर में कवर की थी, और कैपिलरीज अब ये कवर करके आपको बताई है। अब हम सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम करेंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो क्या है? ब्लड। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट ब्लड, यानी कि रुधिर, रक्त। अब देखो इसकी कुछ खास बातें हैं जो देखो, एवरेज अडल्ट पर्सन हैज 4 to 6 लीटर ब्लड। एक जो एवरेज अडल्ट पर्सन है उसके अंदर 4 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पतला है या मोटा है या लंबा है, छोटा है, वो लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड होता ही है हर एक ह्यूमन के अंदर। ठीक है, विच फॉर्म 6 to 10% बॉडी वेट। अगर हमारे शरीर के अंदर
4 से 6 लीटर ब्लड है तो हमारे पूरे शरीर का जो वजन है उसका 6 से 10% हिस्सा अकेला ब्लड बनाता है। और हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के जो बाहर फ्लूइड है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसका नाम साइटोप्लाज्म, हम वो नहीं कह रहे। सेल के जो बाहर जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। ब्लड फ्रॉम 30 से 35% पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका 30 से 35% हिस्सा ब्लड बनाता है। ठीक है। अब इट इज ए विस्कस, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, स्टिकी, ये थोड़ा सा चिपचिपा भी है। जो ब्लड है ना, ध्यान से देखो, ये एक गाढ़ा सा, इतना गाढ़ा नहीं फिर भी गाढ़ा, विस्कस गाढ़ा, स्टिकी एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 क्वेश्चन आ गए। ब्लड कैसा होता है? स्टिकी। कैसा होता है? विस्कस। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो ये कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये फ्लूइड नेचर का है। जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड हो वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कनेक्टिव टिश्यू सॉलिड भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जेली लाइक वाले भी होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड वाले। तो ब्लड और लिम्फ किस में आते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। इट इज ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये भी एक खास बात, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जो ब्लड है वो मेसोडर्मल, देखो 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड किस लेयर से डेराइव होता है, तो आपको बताना है मेसोडर्म से। ठीक है। और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी, HAEMATOLOGY क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहते हैं ब्लड की स्टडी को। जब ये ब्लड प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन पूरी होती है, तो इसका कलर ब्राइट रेड होता है। और जब इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि CO2 ज़्यादा होती है, तो इसका कलर पर्पल होता है। कलर ऑफ ब्लड। अब देखो 2 किस्म का है, यानी कि ब्राइट रेड, ब्राइट रेड कब? जब ये ऑक्सीजनेटेड हो। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला मतलब प्योर कह रहे हैं हम। जब इसमें काफी ऑक्सीजन होगी, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ये प्योर होगा, तो इसका कलर ब्राइट रेड होगा। और पर्पल, पर्पल कलर कब? जब ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें CO2 है। क्या है? CO2, और इसको हम इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, तो समझिए। अब अगर हम ब्लड के बारे में और भी बातें करें तो ब्लड का जो टेस्ट है, जो टेस्ट ऑफ ब्लड कैसा है? सॉल्टिस, थोड़ा सा नमकीन टाइप है, सॉल्टिस। और इसकी जो pH है वो 7.4 है, ये एल्कलाइन है। कैसा है? एल्कलाइन। इट्स pH इज 7.4, यानी कि बेसिक नेचर का या एल्केलाइन नेचर का ये होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 7.6 एटमॉस्फेयर। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ब्लड का वो कैसा है?
7.6, ऑस्मोटिक प्रेशर 7.6, pH 7.4, टेस्ट सॉल्टिस, नेचर विस्कस, ओरिजिन मेसोडर्मल, रंग रेड या पर्पल डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और भाई कितनी मात्रा होती है 4 से 6। अब जो ब्लड है वो मुख्यतः दो पार्ट से मिलके बना है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। ब्लड के 2 कंपोनेंट, नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको हम सेल्स कह देते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब सेल्स। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट में आएंगी, और जो लिक्विड पार्ट, जो वाटरी पार्ट होता है ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा के अंदर आएगा। जो ये ब्लड वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं से भी छोटा क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। देखा आपने कितनी छोटी छोटी बातें थी, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान से और सीखते जाएंगे और उन बातों को समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे। अब जैसे हम क्या करते हैं प्लाज्मा के बारे में, पहले इसका कलर क्या है? फेंट येलो कलर का। इट इज फेंट येलोइश कलर। ये हल्के पीले से कलर का है, यानी कि ना इसको हम बिल्कुल कलरलेस कह सकते ना येलो कह सकते। फेंट येलोइश कलर का ये प्लाज्मा होता है। इट फॉर्म, ये ब्लड का 55% फॉर्म, इतने परसेंट पार्ट ऑफ ब्लड के अंदर ये 55% पार्ट होता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इट फर्दर कंसिस्ट, ये बड़ी समझने की बात है, इट फर्दर कंसिस्ट 90% वाटर। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट पार्ट है? 55%। और 55% जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना है? 90%। और आप देखिए, एंड रिमेनिंग 10%, जो रिमेनिंग 10% आर डिजोल्व्ड सब्सटेंस। और जो बाकी का 10% बचा वो क्या है? डिजोल्व्ड सब्सटेंस। तो 90% वाटर और 10% डिजोल्व्ड सब्सटेंस से मिलकर क्या बना? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट पार्ट बनाता है? ब्लड का 55%। और ये जो इस 55% किसके साथ मिल जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ, जो कितने परसेंट हिस्सा बनाते हैं? 45%। और इसका कलर कैसा होता है? येलोइश, फेंट येलोइश कलर। अब खास बात ये समझनी है, जो ये विस्कस नेचर का होता है, ये भी थोड़ा सा विस्कस होता है। इट्स जो नेचर है वो क्या है? नेचर विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा है, एंड एल्केलाइन। और ये भी कैसा है? बेसिक नेचर का होता है, और ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अब इसमें ये खास, ये गाढ़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो 10% जो चीजें जो डिजोल्व हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं, वे सब, तो वे सारी चीजें 10% में आ जाएंगी जो प्लाज्मा के अंदर, यानी कि जो 90% वाटर के अंदर जो प्लाज्मा का पार्ट उसमें डिजोल्व भी है। तो अब हम इसको देखेंगे, जो 10% डिजोल्व्ड सब्सटेंस है उसको देखेंगे। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ये आपने क्या देखा? 90% वाटर। खुद प्लाज्मा कितने परसेंट पार्ट बनाता है? ब्लड का 55%।
और ये 10% क्या है, डिजोल्व्ड सब्सटेंस। क्या है ये, डिजोल्व्ड सब्सटेंस। अब ये जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस है 10%, अब इसमें आपको थोड़ा सा बंटवारा करना पड़ेगा, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस के रूप में आती हैं। तो अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा 7 to 8% क्या होती है, प्रोटीन। 7 to 8% क्या होती है, प्रोटीन। ये जो 7 से 8 जो परसेंट, जो 7 देखो जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस था वो 10% था, उस 10% में 7 से 8% तो क्या होगी, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन के मैं दो नाम लिख रहा हूं, अगर थोड़ा सा याद रख पाए तो याद रह जाए तो ठीक है। प्रोपर्टीन, क्या प्रोटीन का नाम है, प्रोपर्टीन। किल माइक्रोब्स, ये किल को मारेगी माइक्रोब्स को। दूसरा मैं कहूं ग्लोबुलिन, ये क्या बनाएगी, फॉर्म एंटीबॉडी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तीसरा एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ये क्या मेंटेन करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का। अगर मैं ये यहां पर लिखूं फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, तो ये क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग में मदद, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगी। सम प्रोटीन किसका काम करेंगी, सम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में। और कुछ प्रोटीन किसका काम करेंगी, कुछ प्रोटीन किसका काम करेंगी, रिसेप्टर्स का, जो रिसेप्टर्स, रिसेप्शन का काम। तो ये कुछ एक प्रोटीन है जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इन प्लाज्मा की प्रोटीन का। कितने परसेंट हिस्सा है, 7 to 8%। एक तो प्रोटीन का अगर नाम याद रह जाए तो ठीक, अगर नाम याद नहीं रहे तो याद कर लेंगे। वे प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, माइक्रोब्स को मारने में, एंटीबॉडी बनाने में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में या रिसेप्टर्स के रूप में। अगर नाम के साथ याद कर लेंगे तो थोड़ा सा और भी इफेक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल आपकी कंपटीशन लेवल तक की तैयारी उससे भी आगे चली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब वैसे लग रहा है कि आपको 7 से 8%, करीबन 70 डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, 70 डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो ये 2-4 नाम लिखवाए हैं यही है, नहीं, ये तो हमने वैसे बताया है। इस प्लाज्मा के अंदर करीबन 70 से 80 ऐसी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हर एक कार्य के अंदर। तो वो है ब्लड प्रोटीन। तो 7-8% क्या हुआ, ब्लड प्रोटीन। और ये हमारी क्या है, प्रोटीन्स। अब देखो ये हो गया ऐसे, इसको मैं अलग करता हूं। अब इसके बाद 1 से 2% डिजोल्व्ड सब्सटेंस, 1 से 2% डिजोल्व्ड सब्सटेंस, 1 से 2% डिजोल्व्ड सब्सटेंस। उस डिजोल्व्ड सब्सटेंस में क्या क्या है आप ये देखिए। उस डिजोल्व्ड सब्सटेंस के अंदर क्या क्या है, उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, भोजन है मतलब, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसराइड्स, जो ट्राइग्लिसराइड्स एटसेट्रा, यानी कि भोजन वाली चीज है। डिजोल्व्ड सब्सटेंस में ये भोजन भी आ गया, यानी कि ये क्या है, फूड सब्सटेंस। उसमें वेस्ट भी है, उस डिजोल्व्ड सब्सटेंस में वेस्ट भी है। क्या क्या, यूरिया,
यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये भी एक सब्सटेंस होता है क्रिएटिनिन, मतलब यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये वेस्ट सब्सटेंस है। अगर हम बात करें गैसेस की, तो उसमें गैस भी डिजोल्व है, O2, CO2, N2, ये भी, ये सारी चीजें फूड हो चाहे वेस्ट हो चाहे गैस, ये 1-2% डिजोल्व सब्सटेंस में आएंगे। अगर हम करें रेगुलेटर्स, जैसे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सब किसमें आते हैं? रेगुलेटर्स के अंदर। ये भी 1-2% डिजोल्व सब्सटेंस के अंदर आते हैं। एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लड को रोकने में बहुत, जो जब चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड है जो रुकता है उसको रोक, एंटी कोएगुलेंट, हेपेरिन, ये जितने भी याद हो जाएंगे आपको, जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, जो आकाश की हैं, कोटा की हैं, या फिर किसी भी तरीके की हैं, उनसे बच जाओगे अगर इन लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि जब हम आकाश में जाते हैं, जब हम कोटा क्लासेज में जाते हैं, जब हम नारायण क्लासेज में जाते हैं, तो यही चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी यही चीज़ें हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने का वैसे ही शौक है तो अलग बात है, नहीं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर हम देने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ ना भागना पड़े, और आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि आप अपने किसी भी कंपटीशन टेस्ट को अपने दम पर क्रैक कर सकें। आपकी जो मेडिकल साइंस है, वो आपने जो ऑप्ट किया है, जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने वो मेडिकल साइंस जो ली है, वो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। और आप विश्वास रखें, आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। हम आपके साथ बिल्कुल इस तरीके से कार्य करेंगे। अगर आपने डेली का काम डेली कर लिया तो आप किसी से भी पीछे नहीं रह सकते, ये हमारा ऐसा विश्वास है। तो ये हेपेरिन है। अगला कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो आप ये सोच के देखो, जो 1 से 2% की जो चीजें हैं, जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस जो प्लाज्मा के अंदर है, वो फूड भी, वेस्ट, गैस, रेगुलेटर, एंटीकोएगुलेंट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें मिलके उसमें प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व है। तो विस्कस तो होगा ही भाई, तभी तो हमने लिखवाया था ये विस्कस है और ये एल्कलाइन है। तो ये सारी चीजें, अब ये प्रोटीन होगी, ये 1 से 2% डिजोल्व्ड सब्सटेंस हुई, ये आपने ऐसे देखा। अब इसके बाद 1% इनऑर्गेनिक सोल्ट, क्या है? इनऑर्गेनिक सोल्ट, वो किस रूप में है? आयंस के रूप में। तो 7 से 8% प्रोटीन, 1 से 2% ये जो डिजोल्व्ड सब्सटेंस है, जिसको हम ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते थे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक सोल्ट, और वे किस रूप में है? आयन, जैसे सोडियम और क्लोराइड, ये इसके मेन आयंस होते हैं, ये वाले। इसके अलावा जैसे कैल्शियम आयन, इसमें जैसे आयरन के आयन, या जैसे मैग्नीशियम के जैसे, या फिर बाइकार्बोनेट, तो इस तरीके से ये दूसरे आयन भी पाए जाते हैं। बट जो मेन जो कैटायन आयन के रूप में जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो पाए जाते हैं, वो ये 2 हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। तो ये सारी सी चीजें किसके अंदर है? डिजोल्व। अब देखो ब्लड के अंदर कितनी सारी चीजें डिजोल्व है प्लाज्मा के अंदर। अब ये नहीं है कि कोई कितनी भी डिजोल्व हो जाए, वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर देखनी पड़ती है ब्लड को कि कितनी है। जैसे 80 से 100 मिलीग्राम
पर 100 ml, ये ग्लूकोज की मात्रा है। कितनी? ब्लड के अंदर कितनी होनी चाहिए ग्लूकोज की मात्रा? 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये ग्लूकोज की इतनी मात्रा होगी। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, इफ ग्लूकोज लेवल एक्सीड या अबव किससे? 180 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml अगर ग्लूकोज की मात्रा है आपके ब्लड में, तो आप ठीक है, फिट है, फाइन है। लेकिन 180 मिलीग्राम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए पर 100 ml में, तो उस पर्सन को डायबिटीज हो जाती है। वो डायबिटिक पर्सन होता है, डायबिटीज मेलाइटस। उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी, उसको मधुमेह की बीमारी हो जाएगी अगर ग्लूकोज का लेवल एक्सीड फ्रॉम 180 मिलीग्राम पर 100 ml। तो अगर ये ज़्यादा भी हो जाता है, मान लीजिए भाई 120 हो गया, 130 हो गया, तो कुछ नहीं, आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा रनिंग करें, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करें, कैलोरीज को बर्न करें, आपकी आवश्यकता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लग जाएगी, ग्लूकोज वहाँ पर यूज हो जाएगा और आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और डायबिटीज से आप बच जाएंगे। तो हमेशा एक्टिव रहें, इनएक्टिव होने से ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और यू कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम दिस डेंजरस डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। सिमिलरली द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, देखिए कोलेस्ट्रॉल CHOLESTEROL, cholesterol is a type of triglyceride, or you can say fatty acid. If the level of cholesterol is 100 to 100 milligram per 100 ml, then it's okay or fine and you don't have any problem. But level of cholesterol increases beyond this level, then you will face many cardiovascular disease, इसका भी यही रीजन है कि अगर आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका यूज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो ध्यान रखना, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन जाएगा, तो उसको आपने रेगुलेट करना है। तो ये था हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि सेकंड कंपोनेंट ऑफ